हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो इससे पहले क्या है कि मैंने आपका जो सेम की मैंने एक सब्जेक्ट आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और मैंने थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करा है। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपका फिफ्थ सेम का, जिसे हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इसका एक नाम है, लेकिन इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देखो, सॉइल मैकेनिक्स है मतलब आपको यहाँ पे सॉइल जो आपके डिफरेंट टाइप्स की होती है या फिर सॉइल के ऊपर आपका स्ट्रक्चर है, तो इन सारी चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका जियो टेक्निकल या फिर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, मैं इस सब्जेक्ट को आपका बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। और यहाँ पे हर एक वर्ड या फिर हर एक शब्द का मैं आपको मतलब समझाऊंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एज इट इज आपको नोट करना है यहाँ पे। और मैं आपको कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो उसकी टेंशन मत लेना यहाँ पे। तो जहाँ से पहले आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट शुरू होता है। अब देखो, इंट्रोडक्शन का पार्ट शुरू होता है तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सॉइल क्या होती है। देखो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, उनको ये तो पता होगा सॉइल क्या होता है। सॉइल आपका वो हिस्सा होता है किसी भी लैंड का जहाँ पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कार्य करते हो। यानी कि अगर हम डेफिनेशन पे आए देखिए, तो सॉइल क्या है, हमारा चीपेस्ट और रेडिली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता है। आपका जो आपके ये है ना, आपकी सॉइल, आपने सुना होगा जो ब्रिक बनती है ना, वो आपके सॉइल की जो लास्ट मतलब जो सॉइल की जो नीचे की लेयर्स होती है उनसे बनती है। तो यह कैसे बनती है, ये आपने बीएमसी में पढ़ा होगा, जब आपने ब्रिक्स के टाइप पढ़े होंगे ना, तो आपने वहाँ पढ़ी होगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो सॉइल है वो चीपेस्ट और रेडिली अवेलेबल, यानी कि उसको हम साइट पे तैयार कर सकते हैं। वो रेडिली अवेलेबल आपका ये होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आपका, मतलब जब का सॉइल है वो सबसे सस्ता और आसानी से तैयार होने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिसको हमें नेचर ने दिया है, गिफ्टेड बाय नेचर टू द लिविंग बींग्स। यानी कि जो भी आपके इंसान है ना, उनको ये एक आपका तोहफा दिया है आपके नेचर ने। तो यार, सॉइल के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो पहले ये बेसिक से इंट्रोडक्शन लिख लेना। अब यहाँ पे सॉइल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वैसे ये आपका कभी कभी एक नंबर के लिए पूछता है कॉलेज के एग्जाम में, सॉइल जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। वैसे तो इतना मेरे को लगता नहीं कि पूछेगा, लेकिन स्टिल आपको ये सब चीज़ों को ना यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो शब्द है सॉइल, द वर्ड सॉइल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आपका लैटिन के शब्द से आया है सोलियम, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है आपका अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि आपका जो सोलियम है, यहाँ पे जो लैटिन वर्ड से आपका आया है ना, आपका जो सॉइल है वो लैटिन वर्ड सोलियम से आया है, जिसका मतलब क्या है, विच रेफर्स टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि हमारे अर्थ सरफेस की जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना, आपकी जो सबसे पहले जो अर्थ सरफेस लेयर होती है अर्थ सरफेस की, उसको हमारा सॉइल कहते हैं। मतलब जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ सरफेस की, उसी को हम सॉइल कहते हैं। और वो कहाँ से आपका डिराइव हुआ है, वो सोलियम वर्ड से डिराइव हुआ है। और सोलियम कैसा है, एक लैटिन वर्ड है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या है कि थोड़ा हम यहाँ पे इसके बारे में और आगे पढ़ लेते हैं कि आपका जो सॉइल का पोर्शन होता है ना, वो आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ना, आपका हर सॉइल आपकी ये नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आपने सुना होगा ना एक चीज़, जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल आपने सुना होगा। ये चीज़ आप याद रख लो अभी से कि आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके ऊपर फाउंडेशन कभी नहीं बना सकते आप, वो कभी भी फाउंडेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपकी कुछ ऐसी सॉइल होती है, पोर्शन होता है मतलब सॉइल का, द पोर्शन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का कुछ ऐसा भाग होता है या फिर ऐसा कुछ हिस्सा होता है जो कि आपसे कंस्ट्रक्शन पर्पज से या फिर सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, विच इज नॉट गुड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पीओवी। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। देखो, टॉप सॉइल ना हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो, जब टॉप सॉइल होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, आपके कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं, आपके वेजिटेबल के जो छिलके वगैरह हैं वो सब होते हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वरना वो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके लिए वो हार्मफुल होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ था, टॉप सॉइल कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो मैंने सेम आपको इससे पहले बताया कि आपकी जो सॉइल होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब आपके छिलके वगैरह हो गए या फिर ह्यूमन वेस्ट हो गया, एंड इज नॉट सुटेबल या फिर एंड इट्स नॉट फिट टू बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी कि आपका जो सॉइल है उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आपको जो आपका टॉप सॉइल है ना उसको नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर आपका प्रेजेंट होता है।
और इसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में कैसे आप इसे इस्तेमाल करोगे, सबसे आपका जो इजी एग्जांपल है, आपने अर्थन डैम के बारे में सुना है, जहाँ पे आप मिट्टी से आपका जो स्ट्रक्चर बनाते हो डैम, या फिर आपने ब्रिक का कंस्ट्रक्शन सुना होगा कभी कि आपने ब्रिक कैसे बनती है, या फिर ब्रिक हम कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, तब आपको ये चीज़ पता होगी। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है थर्ड सेम में तो यार यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी ब्रिक्स कैसे बनती है सॉइल से। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको ये सब चीज़ें समझा सकूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सो दिस पार्ट ऑफ सॉइल इज जनरली डिस्कार्डेड, यानी कि जो आपको ये टॉप सॉइल होता है ना जिस किसी भी मिट्टी का, इसको हम हटा देते हैं। हटा देने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्कार्डेड लिखा हुआ है, और रिमूव्ड बाय सिविल इंजीनियरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कहीं पे भी अगर आप मिट्टी पे काम करवा रहे हो, सबसे पहले आप उसकी टॉप लेयर की सॉइल की होती है ना, टॉप लेयर, उसको आप हटा दोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और वो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा रखा है उसको डिस्कार्ड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का हम कार्य शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिक समझ आ गई होगी। अब इससे ज़्यादा बेसिक मैं किसी को नहीं समझा सकता यार, इतना बेसिक ना स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट होता है अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है। और अगर कोई हिंदी मीडियम से आपको ये पढ़ रहा है ना, तो ये जो यहाँ पर टर्म है ना, ये मैंने आपको सारा हिंदी में समझाया है, तो उसकी टेंशन मत लो कि मैंने आपको जो यहाँ पे पढ़ाया यह इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप नोट्स कैसे बनाओगे। देखो नोट्स बनाने के लिए ऐसा है ना, आप चाहो तो इनको लिख लो, ये बहुत सरल भाषा में है, और आप चाहो जो मैंने आपको वर्ड बताया ना उनका आप सिर्फ मीनिंग लिख लो और बाकी तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि हम थोड़ा सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। वैसे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो हम सॉइल क्या होता है, उसको कैसे टाइप होती है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे नोट डाउन करो। इसके बारे में आपको सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है और आपका जो सॉइल होता है उसको हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो एक बार इसको आप सारा नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने यहाँ पे ये तो पढ़ लिया है कि आपकी सॉइल क्या होती है, यानी कि आपकी मिट्टी क्या होती है। अब आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। देखो मैंने आपको हमेशा ये चीज़ कही है, जो आपका सब्जेक्ट है ना, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर कभी प्रैक्टिकल होते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का मुझे जितना याद है इसका प्रैक्टिकल होता है। तो सॉइल मैकेनिक्स में एग्जामिनर पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, तो तुम क्या कहोगे सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, हाँ, जिसमें मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इतना अगर तुम आंसर दोगे ना तो हमारा एग्जामिनर के ऊपर जो तुम्हारा इंप्रेशन है ना वो एकदम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कभी एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, तो सिंपल सा ये ध्यान रखना कि हम सॉइल मैकेनिक्स में क्या करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स जो है आपके विज्ञान की ऐसी ब्रांच है या फिर ऐसी शाखा है जहाँ पे हम आपके स्टडी करते हैं सॉइल के बारे में, जहाँ पे हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसके बर्ताव के बारे में पढ़ते हैं, और उसका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल, या फिर हम उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं एज अ एप्लीकेशन, या फिर उसका हम क्या क्या कार्य करवा सकते हैं उससे, या फिर क्या क्या हम उससे कार्य कर सकते हैं एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहो या फिर इंजीनियरिंग मटेरियल करो, यानी कि इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर इंजीनियरिंग के नज़र से हम उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कैसा बर्ताव होता है, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। अगर आप ये चीज़ से कहोगे ना तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आप सारा अच्छे से पढ़ लो, एक बार उसको नोट डाउन जरूर करना कि आपकी जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स बिहेवियर, इट्स एप्लीकेशन एज एन इंजीनियरिंग मटीरियल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एक नंबर के लिए जरूर पूछता है हर बार क्वेश्चन कि आपका फादर कौन थे सॉइल मैकेनिक्स के। सॉइल मैकेनिक्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपके फादर कौन थे सॉइल मैकेनिक्स के, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन थे। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर कार्ल टेजाकी। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग अगर बताऊं तो डॉक्टर कार्ल KARL कार्ल और टेरजाकी TERZAGHI। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको क्लियर नहीं आएगा ना वीडियो में कोई बात नहीं, मैं आपको स्पेलिंग बता चुका हूँ, तो एक बार आप अगर आपने नहीं सुनी तो एक बार आप वीडियो में बैक जाओ और वहाँ पे आपकी स्पेलिंग सुन लो कि यहाँ पे डॉक्टर कार्ल टेजाकी, आप इनका नाम जरूर से याद रखना, TERZAGHI कार्ल KARL कार्ल टेजाकी, इसका आप नाम याद रखना इनका। यहाँ पे क्या है कि हमारा रोल क्या होता है। अब हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स है हम इसे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका क्या कार्य होता है या फिर इसका क्या रोल होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द अल्टीमेट फाउंडेशन मटेरियल। फाउंडेशन मटेरियल मतलब जानते हो ना, कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जैसे जो उसका बेस होता है वही उसका फाउंडेशन होता है। तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अल्टीमेट फाउंडेशन मटेरियल है। अल्टीमेट फाउंडेशन मटेरियल अगर मैं आपको समझाऊँ कि अल्टीमेट फाउंडेशन मटेरियल क्या होता है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा ऐसा मटेरियल है आपका, सबसे बड़ा जो ऐसा मटेरियल है आपका
जो आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आपका स्ट्रक्चर आपका कंक्रीट पे तो है ना, कंक्रीट पे है या फिर आरसीसी के सपोर्ट में है, लेकिन वो है किस पे टिका हुआ, वो तो आपके सॉइल पे टिका हुआ है। तो ये आपका अल्टीमेट फाउंडेशन मटेरियल है, मतलब इसका सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने में, दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको लिख दिया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट बिल्डिंग मटेरियल। अबंडेंट का मतलब आप समझ रहे हो, जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके धरती पे प्रेजेंट है। तो आपका सॉइल आप कहीं पे भी आप देखो, अगर आप जहाँ पे बैठे हो ना, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, या फिर आप जहाँ पे बैठ रखे हो ना, तो वहां पे भी ना आप जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रखा है जहाँ पे आप बैठे हो उसके नीचे सॉइल ही है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे, कहीं पे भी अगर आपका कुछ बन रखा है, चाहे वो रोड हो, चाहे आपका वो जंगल क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी कुछ भी हो, वहां पे ना आपका जो अबंडेंट मटेरियल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, वो सॉइल है आपकी, क्योंकि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉइल पर निर्भर करता है। तो ये आप समझ गए होंगे दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फंडामेंटल रोल ऑफ सॉइल इन इंजीनियरिंग आर, यानी कि हमारे इंजीनियरिंग में आपकी जो मिट्टी है यानी कि सॉइल है उसका क्या कार्य है उसका, या फिर क्या रोल है उसका। तो उसके दो रोल है यहाँ पे लिख रखे मैंने, एज अ फाउंडेशन मटेरियल और एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एज अ फाउंडेशन मटेरियल आप समझ गए होंगे, यहाँ पे तो वैसे मेरे को समझाने की जरूरत नहीं इन दोनों को, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक चीज समझानी है। एज अ फाउंडेशन मटेरियल का मतलब क्या समझे आप, उसको हम किसी भी स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैंने आपको बताया ना इससे पहले कि आप उससे अर्थन डैम बना सकते हो, जो आपका सॉइल होता है उसकी हेल्प से आप डैम बनाते हो। और दूसरा वहां पे क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स आप याद रखना, ईंटें जो आपकी क्ले से बनती है ना, वो आपकी सॉइल से ही निकलती है, इतना चीज आप ध्यान रखना। तो ये आपके दो यहाँ पे पॉइंट है, इनको मैं आगे आप चाहो तो आप इनको मैं डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। और कोई स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि मतलब ये अपनी मर्जी से कुछ पढ़ा रहा है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो आप एक बार, ये आपकी ईगल पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख लो। और ये आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग या फिर आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए बुक है। तो ना मैं कुछ भी आपको ऐसे ही मतलब हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर बुक मैंने ले रखी है आपके लिए। पूरा मैं आपको इसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट पढ़ाऊंगा, आपको एग्जाम के लिए तैयार करूंगा, तो उसकी आप कोई टेंशन मत लेना, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये लेक्चर हो सकता है कि दो पार्ट में जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो थोड़ा लंबा जाता है, कि बेसिकली बच्चों को थोड़ा मतलब उनको एक आपका फाउंडेशन, उनकी बेस तैयार करना है ताकि आगे जाके सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है, तो इन चीज को आप एक बार जरूर से नोट डाउन करना है इन चीजों को। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आपने यहाँ पे ये तो पढ़ लिया है कि सॉइल क्या होती है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स का क्या रोल है होता है, ये भी आपने पढ़ लिया है। और मिट्टी का क्या रोल होता है वो आपने पढ़ लिया। अब हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, हमें जरूरत है पढ़ने की ओरिजिन ऑफ सॉइल। देखो ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मिट्टी की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। कि मतलब आपने जो मिट्टी है जिस पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या फिर वो पैदा कहाँ से हुई। तो यहाँ पे हम देखें तो आपका जो सॉइल है इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो आपका मिट्टी होती है या फिर सॉइल जो होती है ना, उसके अंदर आपके सॉलिड पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, या फिर कंपोज होती है वो सॉइल पार्टिकल्स के, प्रोड्यूस फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन वर्ड का मतलब आपको पता है होता क्या है। आपने कभी मैथ्स में चीज पढ़ी होगी ना, या फिर अपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो, तो एक होता है आपका एक होता है आपका इंटीग्रेशन और एक होता है आपका डिफरेंशिएशन। दोनों आपकी अलग चीज होती है, मैं यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना या फिर दो चीजों को आपका आपस में लाना। दो चीजों को आपका जो जोड़ना होता है ना, उसको आप कहते हो इंटीग्रेशन करना। या फिर आप दो चीजों को जब आप अलग करते हो उसको कहते हैं आप डिसइंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिंक है कि आपको जो सॉइल आपकी होती है ना, आपकी जो सॉइल होती है वो आपको कैसे मिलती है, जब आपको जो रॉक्स है ना, जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होते हैं या फिर वो आपके रॉक्स से टूटना शुरू होते हैं या फिर अलग होना शुरू होता है, उसी को आपका डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और इसी तरीके से आपकी सॉइल बनती है। आपकी सॉइल जो बनती है ना वो आपकी रॉक से बनती है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो और उसको आप नोट डाउन कर लो चाहे तो इस पॉइंट को, कि आपका जो डिसइंटीग्रेशन होता है ना पत्थरों का, पत्थर जब टूटता है आपस में, तब जाके जब टकरा के टूटते हैं वो, तब जाके वो आपका मिट्टी बनती है लास्ट में। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ था, सॉलिड पार्टिकल्स में कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। सेम वही चीज है कि आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपके सॉइल में, उनके अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वॉइड स्पेस। सबसे पहला शब्द यहाँ पे क्या आया, वॉइड हो गया। वॉइड आपने सुना ये शब्द कभी, पहले आपने काफी बार सुना होगा ये शब्द, आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में शब्द पक्का सुना होगा आपका वॉइड।
वॉइड मतलब क्या होता है, रंध्र, या फिर जैसे कि आपका ये कोई आपका कंक्रीट है ना, ये आपका कंक्रीट है, तो इसके अंदर ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपका, इसके अंदर मतलब ओपन स्पेस जो होता है किसी भी आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर कॉम्पैक्ट कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर अगर कोई ओपन स्पेस है तो उसको आपका वॉइड कहता है। वॉइड मतलब ओपन स्पेस होता है, इतना आप समझ लो। तो इसको हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर, वाटर और बोथ। यानी कि आपकी अगर मिट्टी समझ लो इसको, तो इसके अंदर जो भी आपका ये इतना सारा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये आपका ओपन एरिया है, मतलब ये टाइटली कॉम्पैक्टेड नहीं है या फिर क्लोज नहीं है। तो ये पता कैसे आपका फिल होता है, ये आपका कैसे फिल होता है, ये आपका फिल होता है हवा से या फिर पानी से या फिर दोनों से। आपकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर आपकी हवा भी प्रेजेंट होती है, आपका मॉइस्चर कंटेंट यानी आपका पानी भी प्रेजेंट होता है, और ये आपके दोनों होते हैं एक साथ, या तो फिर आपका एयर होगा, या तो फिर आपकी वाटर होगा, या तो फिर आपका दोनों होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना और इस पॉइंट को ना आप नोट कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में ना हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आपकी मिट्टी के अंदर जब एयर होती है तो उसका एक डायग्राम बनता है, जब उसके अंदर दोनों चीज होती है तो उसका एक फेज डायग्राम बनता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। अब आपका सिंपल सा आपका एक यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी दे रखा था कि जो आपका सॉइल होता है, सॉइल यानी कि आपकी जो मिट्टी होती है वो किससे बनी हुई होती है, रॉक से और ऑर्गेनिक मैटर से। जब आपका रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर एक साथ जब मिलते हैं तब जाके आपका सॉइल बनता है। सॉइल का बनता है बेसिकली जब रॉक टूटते हैं और जब आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो टोटल जो होता है, टोटल अगर मैं समरी बताऊं तो जो आपका सॉइल होती है, जब आपका जो रॉक्स होता है वो आपस में टकरा के टूटते हैं या फिर उनके पार्टिकल्स टूटते हैं, तब जाके आपकी सॉइल बनती है। तो ऐसा आप इस चीज को समझ सकते हो कि सॉइल के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो रॉक से निकला होता है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी आपका प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बता रखा है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कोई भी ह्यूमन वेस्ट या फिर कोई भी आपका ऐसा मैटर होता है जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल होता है, उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सेम यहाँ पे आपका वैसे क्लियर हो गया कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे अलग से पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपकी सॉइल है, सॉइल आर फॉर्म्ड बाय एक प्रोसेस होती है वेदरिंग की। वेदरिंग की एक प्रोसेस होती है। ये शब्द आपके लिए नया है, मैं जानता हूँ ये शब्द आपके लिए नया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले आप डेफिनेशन देखो कि जो आपकी सॉइल होती है वो फॉर्म होती है एक प्रोसेस से, जिसे आप वेदरिंग कहते हो ऑफ पेरेंट रॉक। यानी कि आपका सेम वही चीज है, जो आपका डिसइंटीग्रेशन होता है ना उसको ही हम आपका वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका एक बड़ा सा चट्टान है, इसकी जब ना आपका पार्टिकल्स जब टूटेंगे, इस पर डिफरेंट फैक्टर्स काम करेंगे। आपका जो पत्थर है ना यहाँ पे, जब ये आपका टूटेगा ना, डिफरेंट फैक्टर्स इस पे काम करेंगे। जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, इसके अंदर पानी चलेगा तो उसकी वजह से जब वो जम जाएगा तो उसके अंदर क्रैक डेवलप होगी, या फिर आपके और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर क्रैक पड़ गई उसकी वजह से भी आपका टूटेगा। तो आपका जब टूटेगा ना तो आपकी जो ये पत्थर है ये अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट, या फिर कह लो एग्जाम्पल के लिए ये हिस्सा आपका मेन रॉक या फिर आपकी ये पेरेंट रॉक है, इससे अलग हो जाएगा। तो इसी को आपका वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब क्या है कि आपका जो मेन रॉक है उससे आपका पार्ट अलग हो रहा है, या फिर उसके जो पार्टिकल्स है वो अलग हो रहे हैं, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस बाय ईदर प्रोसेस ऑफ, यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस होती है आपकी वेदरिंग के लिए, एक आपकी फिजिकल वेदरिंग हो गई और एक आपकी केमिकल वेदरिंग हो गई। दो प्रोसेस होती है, ध्यान से सुन लो, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। अब इनको ना मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ऐसा जान लो कि जब आप इस पे फिजिकल फैक्टर्स वगैरह काम करते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका जब क्रैक्स इस पे पड़ती है तब आपका फिजिकल फैक्टर्स में आता है या फिर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में, और जब इस पे केमिकल अटैक वगैरह होगा तो उसको हम केमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे आपका रॉक्स का। तो ये चीज आप समझ गए कि आपकी जो सॉइल है वो कुछ नहीं, वो आपके रॉक से बनती है। कब बनती है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर आपकी वेदरिंग प्रोसेस होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एक बार पॉज कर लेना और इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, या फिर चाहो तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो डिसइंटीग्रेशन तो आप समझ गए थे कि डिसइंटीग्रेशन होता क्या है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर जिसने नहीं देखा तो एक बार पहले आप डिसइंटीग्रेशन समझ जाना। अब यहाँ पे क्या है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा है आपका फोर्स ऑफ फ्रीजिंग वाटर, और तीसरा है एक्शन ऑफ रूट्स। 3 पॉइंट्स है, तीनों को आसान से समझाऊंगा मैं और जल्दी से समझाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेदरिंग आर द इम्पैक्ट ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, आइस, विंड। यानी कि आपका जो फिजिकल वेदरिंग के लिए जो आपकी एजेंसीज होती है, फिर जो कारक होते हैं, हिंदी में हम एजेंसीज को कारक कहते हैं। तो जो आपके कारक होते हैं या फिर जो एजेंसीज होते हैं या फिर जो एजेंट होते हैं जिनकी वजह से आपकी वेदरिंग होती है,
तो वो आपकी फिजिकल वेदरिंग के लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होता है, जो उनके जबकि ग्राइंडिंग एक्शन होता है। ग्राइंडिंग मतलब समझते हो, कभी आपने मिक्सिंग या फिर अपने मिक्सर ग्राइंडर आपने सुना है ये वर्ड, तो वहां पे क्या होता है, आपस में वो टकराते हैं फुल स्पीड में, जो आपकी मिक्सर की ब्लेड होती है वो आपस में टकराते हैं आपके इंग्रेडिएंट से। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फ्लोइंग वाटर है या फिर जो बहता हुआ पानी है, चाहे आपका वो बर्फ है चाहे वो आपकी हवा है, जब वो आपकी पत्थर से टकराती है तो वहां पे ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वो टूटना शुरू होते हैं, आपस में घर्षण होता है, उनके बीच फ्रिक्शन होता है। तो इसकी वजह से आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। अब फ्लोइंग वाटर, आइस और विंड से कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे चीज देखो कि इट इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। अगर पूछता है कि आपका मैकेनिकल वेदरिंग किसे कहते हैं, याद रखना वो आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर फिजिकल वेदरिंग होती है। ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन, अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग एक्शंस, यानी कि जो आपके तीन आपके रीजन लिखे हुए हैं ना, इनकी वजह से आपकी वेदरिंग होती है। अब यहाँ पे फ्लोइंग वाटर की वजह से कैसे होता है, देखो फ्लोइंग वाटर अगर आपकी चट्टानों में दरार है ना, वहां पे अगर जाएगा, फिर वहां पे ना टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा लो होगा तो वहां पे वो जम जाएगा, और जो आपका पत्थर है वो अंदर से एक्सपैंड होगा, वहां पे वो फैलेगा, तो जब वो बर्फ आपका नॉर्मल पानी बन के बाहर निकल जाएगा भाप की फॉर्म में, तब वहां पे आपका स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप वॉइड कहो, या फिर वहां पे मैंने क्रैक डेवलप हो जाएगी अंदर से और ज्यादा। आइस सेम, मैंने वही कहा, सेम वही आपका कि अगर आप कहीं पे चट्टानों के बीच क्रैक होगी, वहां पे पानी जमेगा तो वहां पे बर्फ बनेगी। बर्फ बनने से क्या होगा, वो आपका जो आइस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आपका पत्थर है वो अंदर से फैलने लगेगा, और फिर जैसे आपकी बर्फ पिघल के आपकी भाप बन जाएगी, तो वहां पे आपका क्रिएट हो जाएगा वॉइड। तीसरा आपका विंड है, जब आपका पत्थर पे आपकी हवा टकराती है बहुत फुल स्पीड से, तो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, ज्यादा नहीं, बहुत ही आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं धीरे 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 करके। तो ऐसा नहीं कि एकदम से सारे प्रोसेस होती है। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, कि टेम्परेचर की वजह से आपका कैसे आपके पत्थरों में दरार आती है, या फिर वो कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि टेम्परेचर के आपके बदलने की वजह से, आपका टेम्परेचर जो है उसके चेंज आने की वजह से, जो आपके मिनरल्स होते हैं, रॉक्स में आपने सुना होगा ना, काफी टाइप के मिनरल्स होते हैं, तो जो आपके मिनरल्स हैं या तो वो आपके फैलने शुरू होते हैं, या फिर आपके वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जो आपके पार्टिकल्स हैं या फिर जो मिनरल्स हैं ना आपके पत्थरों के, वो आपके या तो फैलेंगे, या तो फिर वो आपके श्रिंक होंगे, और वो एक जैसे श्रिंक नहीं होंगे। और इस एक्शन की वजह से जब आपका बार बार रिपीट होगा, इस द सच रिपीटेड एक्शंस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। और जब आपका ये एक्शन होगा ना, कि आपका अचानक से आपका कभी आपका एक्सपेंड हो रहा है मिनरल्स जो आपके पत्थर के, कभी वो आपके श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, कभी आपके फैल रहे हैं, इस एक्शन की वजह से जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट क्या होगा, आपके पत्थरों में ना स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस मतलब तनाव डेवलप होगा, हिंदी में से तनाव कहते हैं, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो आपका फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो क्या होगा कि आपके जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट होना शुरू होगा आपके रॉक से या फिर पेरेंट रॉक से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंड थस सॉइल्स आर फॉर्म्ड, और इसी तरीके से जब आपके पार्टिकल्स अलग होंगे तब आपकी मिट्टी फॉर्म होगी। ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रीजिंग वाटर। सेम वही जो मैंने आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था, पानी वाला कॉन्सेप्ट। क्या है कि वाटर एंटर्स इन द स्मॉल पोर्स, जो आपके स्मॉल छेद जो होते हैं या फिर जो रंध्र होते हैं वॉइड्स, उनके अंदर आपका पानी बैठ जाता है। एंड माइन्यूट फिशर्स का पे मीनिंग लिखा हुआ है क्रैक्स। माइन्यूट फिशर्स जो आपके होते हैं या फिर जब की क्रैक्स होते हैं आपकी पत्थरों में डेवलप होती है, जब आपका जो पानी है वहां पर जम जाता है, जब आपका वॉल्यूम वहां पे ना आइस का जो वॉल्यूम होगा वो आपका बढ़ जाएगा। पानी का तो उतना वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन आइस का थोड़ा वहां पे मॉइस्चर की वजह से भी आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तब वहां पे क्या होगा, गेट फ्रोजन, जब का पानी है वो अंदर जम जाएगा कोल्ड कंडीशन में। और सेम वही चीज है कि आपके जो पत्थर है ना, आपके पानी की वजह से वहां पे क्रैक्स डेवलप होगी, पानी की वजह से या फिर बर्फ की वजह से वहां पे क्रैक डेवलप होगी। तो यार समझ गए। तीसरा है एक्शन ऑफ रूट्स। कभी आपने देखा है पत्थरों के आसपास या फिर चट्टानों के आसपास आपके पौधे वगैरह उगे होते हैं, या फिर आपकी जो घास वगैरह उगी होती है, उनकी जड़ें होती है ना, पत्थरों के अंदर होती है, उस वजह से भी आपकी क्रैक्स डेवलप होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स की या फिर जो आपकी पेड़ों की जड़ होती है वो पत्थरों के अंदर कई बार आपकी चली जाती है। जनरली ग्रो इन द क्रैक्स, यानी कि आपके क्रैक्स के अंदर है वो जनरली ग्रो हो जाती है कई बार। और इंड्यूस स्ट्रेस, यानी कि सेम उसी की वजह से आपके क्रैक्स होती है ना, जो आपके रूट्स होती है, रूट्स की वजह से आपके जो क्रैक्स में वो चली जाती है आपके रूट्स, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है आपके रॉक पे, स्ट्रेस पड़ेगा रॉक पे तो वहां पे क्रैक डेवलप होगी। और फाइनली यहाँ पे रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड सॉइल फॉर्म्ड, यानी कि सेम वही चीज है तीनों में, कि आपका अगर स्ट्रेस डेवलप होगा आपके रॉक में तो वहां पे क्या होगा, आपका स्ट्रेस डेवलप होगा तो वहां पे क्रैक्स वगैरह पड़ेगी, आपके पार्टिकल्स अलग होंगे, और पार्टिकल्स अलग हो गई तो आपके सॉइल फॉर्म होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम केमिकल वेदरिंग पढ़ते हैं, और देखो केमिकल वेदरिंग मतलब क्या है, आपका केमिकल डिकम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
तो सेम मीनिंग आपका वही है कि आपका जो है वो आपका केमिकल वेदरिंग ही है। वेदरिंग आपका चाहे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का हो, वो आपका वेदरिंग ही होगा। आपका जो केमिकल वेदरिंग है वो आपका डिकम्पोजिशन का हो, उसे बात वही है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो आपका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो आपका केमिकल वेदरिंग होता है रॉक्स का, वो आपका सेम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस ओरिजिनल रॉक मिनरल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू मिनरल्स बाय केमिकल एक्शन और रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपके जो पुराने रॉक मिनरल्स हैं, मान लो कि आपके कहीं पे कोई रॉक मिनरल्स एक्स है, फिर जहाँ पे ना वहाँ पे अगर वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर वो आपका चेंज हो जाएगा नई मिनरल्स में, यानी कि आपका जो एक्स है वो हो सकता है आपका किसी और मिनरल जैसे कि आपका बी या फिर जेड में चेंज हो सकता है। कैसे, आपका जो केमिकल रिएक्शन होगी ना या फिर एक्शन जो होगा, केमिकल एक्शन होगा या फिर रिएक्शन जो होगा वहां पे ना आपके रॉक्स के साथ, उसकी वजह से जो आपका पुराना रॉक मिनरल था, जो आपका रॉक मिनरल जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्स था, वो आपका कन्वर्ट होकर आपका बी या फिर जेड बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, बट द सॉइल फॉर्म डिड नॉट नेसेसरीली हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द पेरेंट रॉक। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है सीधा सीधा कि जो आपका पेरेंट रॉक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे जो सॉइल बनी है उसके अंदर भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर वही प्रॉपर्टीज हो या फिर वही गुण हो। जो ऐसा नहीं है कुछ, मतलब जो आपका नया सॉइल जब की फॉर्म होगी ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पुराने जहां से वो रॉक से निकला है या फिर रॉक से बना है तो उसके अंदर वही गुण होंगे। हो सकता है उसके अंदर नए गुण आ गए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए आपका मिनरल्स फॉर्म होते हैं। नए मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपका केमिकल एक्शन और रिएक्शन होता है उसकी वजह से नए मिनरल्स फॉर्म होते हैं। तो उसके अंदर जो सॉइल बनेगी हमारी, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सेम गुण होंगे या फिर सेम प्रॉपर्टीज होगी जो आपकी पेरेंट रॉक की थी। पेरेंट रॉक मतलब जहां से आपका जो सॉइल है, वहां से जहां से निकली है आपकी सॉइल या फिर जहां से आपके मिनरल्स निकले हैं, उसे आपका पेरेंट रॉक कहेंगे। अब यहाँ पे 3 टाइप से आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपका होता है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल एक्शंस जनरली टेक प्लेस। जो आपकी केमिकल एक्शन या फिर जो आपकी रिएक्शंस होती है वो 3 टाइप से होती है। पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन अपने कॉन्क्रीट में पढ़ा होगा, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ रॉक डिके। यानी कि आपका जो रॉक आपका सड़ता है, डिके मतलब होता है सड़ना या फिर गलना। तो यहाँ पे मतलब सेम वही है कि वेदरिंग वाला प्रोसेस है। यहाँ पे ये आपकी बहुत ज्यादा कॉमन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, इन विच water combines with the rock minerals and result in the formation of new chemical compounds। यानी कि इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन। मैंने आपको वर्ड तो आपको कहा था ना समझने को, हाइड्रेशन मतलब कहीं ना कहीं पानी से लिंक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका पानी होता है ना, यानी कि आपका वाटर होता है, वो रॉक मिनरल्स के साथ कंबाइन होता है। जितने भी आपके रॉक मिनरल्स होंगे ना आपके पेरेंट रॉक में, उनसे वो कंबाइन होगा और वहां पे क्या होगा, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, नया केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। लिख भी रखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड्स। तो ये आप समझ गए हाइड्रेशन का मतलब क्या है, कि वहां पर पानी का लिंक है। तो पानी के जब आपका रॉक मिनरल्स के साथ रिएक्शन करेगा या फिर कोई केमिकल प्रोसेस होगी, तो वहां पे न्यू रॉक मिनरल्स आपके फॉर्म होंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो एक बार जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लो, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यहाँ पे आपका जो आपके केमिकल डिकम्पोजिशन है, हमने हाइड्रेशन पढ़ लिया था, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन है और तीसरा आपका यहाँ पे कार्बोनेशन है। अब ये वीडियो ना सिर्फ मैं आपका इतना ही लेंथ रखूंगा, आधे घंटे से ज्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा दिक्कत होती है इसको एडिट वगैरह करने में। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वर्ड यहाँ पे दे रखा है और तीसरा कार्बोनेशन। देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था ना कि हाइड्रेशन वर्ड है तो कहीं ना कहीं पानी से लिंक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी शुरुआत का वर्ड ऑक्सी है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहाँ पे होगी। और तीसरा यहाँ पे क्या है, कार्बोनेशन, यानी कि कार्बन, यहाँ मतलब यहाँ पे कार्बन का कोई कंपाउंड ऐसा होगा जिसका यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर कोई ना कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो पहले हम जल्दी से ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू रस्टिंग ऑफ स्टील। आपने कभी रस्टिंग ऑफ स्टील सुना है, कि आपका जो स्टील है उस पर जंग लगती है। रस्टिंग ऑफ स्टील या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन दोनों अलग चीज होती है वैसे, पर जंग लगना एक ही होता है, चाहे आयरन पे जंग लगे चाहे स्टील पे जंग लगे। वो अलग बात है कि आपका अगर एलॉय होगा तो उस पर जंग नहीं लगती, उसमें मेटल और नॉन मेटल साथ में होता है, तो वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जंग लगने की तरह होता है, एक जो आपका स्टील में या फिर आयरन पे जो जंग लगती है ना, उसी तरीके का होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखा हो मैंने यहाँ पे, आपका जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन होता है रॉक मिनरल के साथ। इससे पहले हाइड्रेशन में क्या था, आपका जो आपका वाटर था वो कंबाइन होता था आपके रॉक मिनरल के साथ। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होगा रॉक मिनरल के साथ। और यहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि आपके पार्टिकल्स है वो डिकम्पोज होना शुरू होंगे या फिर कहो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होंगे। टू कॉज केमिकल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे सेम वही चीज मैंने लिखी हुई है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अकर फ्रीक्वेंटली इन रॉक कंटेनिंग आयरन।
यानी कि ये जो प्रोसेस है ना आपके ऑक्सीडेशन की, ये प्रोसेस उनमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है या फिर बहुत जल्दी जल्दी होती है जिन पत्थरों के अंदर ना आपका आयरन होता है। मतलब ये जो प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन की है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है उन पत्थरों में जिन पत्थरों में आपका आयरन होता है, जिन रॉक में आपका आयरन कंटेन होता है, उनमें प्रोसेस आपकी जल्दी जल्दी होती है। ये आप समझ गए होंगे। तीसरा आपका आता है कार्बोनेशन। देखो कार्बोनेशन है तो मतलब कहीं ना कहीं कार्बन से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका लिंक होगा, कोई ना कोई आपका इंग्रेडिएंट या फिर आपका कोई ना कोई कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द केमिकल प्रोसेस इन विच, सेम ये आपके तीनों आपकी केमिकल प्रोसेस थी जिसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा इन द एटमॉस्फेयर, सेम वही चीज है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कंबाइन होगा किसके साथ, पानी के साथ। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो वाटर के साथ कंबाइन होगा H2O के साथ और फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपने अगर 12th पढ़ी होगी ना, 12th की केमिस्ट्री में हमारे पास एक ग्रुप होता था जो कार्बोनिक ग्रुप होता था। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड आपका प्रेजेंट होगा या फिर आपका बनेगा जो रिएक्ट करेगा रॉक के साथ, विच रिएक्ट विद रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स के साथ ही अल्टीमेटली आपका रिएक्ट होगा, चाहे वो आपका ऑक्सीडेशन हो चाहे फिर वो आपका हाइड्रेशन हो, और आपके रॉक मिनरल के साथ वो आपका रिएक्शन करेगा टू ब्रिंग अबाउट केमिकल डिकम्पोजिशन। सेम वही है कि आपके रॉक मिनरल के साथ फाइनली आपके वो रिएक्शन करेंगे और आपके जो केमिकल डिकम्पोजिशन है उसको वो कंप्लीट करेंगे। ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आई होप बेसिक से मैंने ये तीनों पॉइंट आपको समझाए थे, और वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जिसने भी देखे है ना उनको प्लीज आप प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बना लेना। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ वीडियो की लेंथ को। अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए।